नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। बुलेटिन में आज बात करेंगे कि क्या सीमा पार का मानव बम देश में मौजूद है। इस पर चर्चा बड़ी खास मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए 4 बजे की 40 बड़ी खबरें। बाढ़ और बारिश से देश में मचा हाहाकार। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में मौसम का अलर्ट। सोमनाथ में हिरण डैम के दरवाजे खोले गए। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा। ट्रांसफार्मर फटने से नदी में फैला करंट, 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद राहत बचाव का कार्य जारी। बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा, कई लोगों के झुलसने की खबर है। जम्मू में तवी नदी में बाढ़ से कटान की चपेट में कई गांव हैं। घरों में घुसा पानी, कुछ घर बाढ़ की भेंट चढ़े। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर, 18 मकान क्षतिग्रस्त। करीब 300 जानवरों की मौत हो गई है। उफनते नदी नाले पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न, जनजीवन थम सा गया। गुजरात का वेरावल हुआ पानी पानी, सड़कें बनी तालाब, घर गाड़ियां सब कुछ जलमग्न हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से मची तबाही। बाढ़ में बही 2 गाड़ियां, उफान पर हैं नदियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भयावह हालात, नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी ने रौद्र रूप धरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से बढ़ा संकट। मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए। लगातार बारिश के चलते जम्मू की तवी नदी उफान पर। तवी नदी का पानी खतरे के निशान के आसपास, नदी से सटे हुए इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते ओडिशा के मलकानगिरी में भारी पानी भरा। पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। मलकानगिरी और बाली मेला में संपर्क टूटा। मुंबई शहर के कई हिस्सों में बारिश की वजह से पानी भरा। आईएमडी ने 19 जुलाई तक जारी किया अलर्ट। सड़कों पर धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से जल भराव। पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही है बारिश। शहर में जगह जगह जल जमाव। 70 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश की वजह से हालात हुए खराब। चिचोली ब्लॉक में उफनते नाले को पार कर रहे स्कूल जा रहे हैं बच्चे। लकड़ियों के सहारे नदी पर बनाया गया पुल। एमपी के उज्जैन में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। नदी पर चल रहे ब्रिज निर्माण कार्य को बंद किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से पुलिस स्टेशन जलमग्न हुआ। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। असम के नाजिरा और शिवसागर में भारी बारिश की वजह से 54 गांव पानी की चपेट में हैं। करीब 18,000 लोग प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ग्रामीणों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं। उत्तरकाशी के भटवारी में भागीरथी में आई बाढ़ की वजह से गांव का संपर्क जनपद मुख्यालय से कटा। लोग ट्रॉली के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक युवती ने 100 फीट ऊंचे वाटरफॉल से लगाई छलांग। मौजूद लोगों ने जान बचाई। परिवार वालों से विवाद हुआ था। गुजरात के गिर सोमनाथ में तेज बारिश। वेरावल में 24 घंटे में 20 इंच बारिश। कई गांव शहरों में जल भराव है। कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। दिल्ली के राजघाट में अब भी पानी भरा हुआ है। आसपास के इलाके जल भराव की चपेट में। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मयूर विहार में कई इलाके अभी भी पानी में डूबे। राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं लोग। सीएम नीतीश कुमार को इंडिया शब्द पर नहीं बल्कि इंडिया के डी फॉर डेमोक्रेटिक शब्द पर आपत्ति थी। नीतीश के सुझाव के बाद डी फॉर डेवलपमेंटल इसे किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडिया के संयोजक। मुंबई में होने वाली बैठक में इसका ऐलान संभव। इंडिया नाम पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। संजय राउत बोले, इंडिया नाम पर विवाद करने वाले देशभक्त नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार। इंडिया को बताया ब्रिटिश ने। एनडीए और इंडिया के बीच तेज हुई 2024 चुनाव की लड़ाई। बीजेपी नेता सुशील मोदी का वार। कहा, नाम बदलने से चेहरे नहीं बदल जाते। विपक्ष के गठबंधन पर मायावती का वार। कहा, कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ गठबंधन कर रही है। यह महागठबंधन मात्र सत्ता पाने का रास्ता है। विपक्ष सत्ता में आने का सपना देखता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक पर प्रहार। एलओसी के पास घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने बनाया निशाना।
बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, सभी के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। बिहार के मोतिहारी से पीएफआई संगठन के मास्टरमाइंड याकूब को किया गया गिरफ्तार। पटना एटीएस और पुलिस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सीमा हैदर पर एबीपी न्यूज की भारत से लेकर नेपाल तक एक्सक्लूसिव पड़ताल। कमरा नंबर 204 में की थी दोनों ने शादी, फर्जी आईडी दिखाकर होटल में रुके थे सीमा और सचिन। यूपी एटीएस के निशाने पर सीमा हैदर, तीसरे दिन भी सीमा हैदर से पूछताछ जारी। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, सुरक्षा में चूक का नहीं है मामला, नेपाल के बॉर्डर सबके लिए खुले। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में एक ही जवाब पर अड़ी रही सीमा हैदर, हर सवाल का लगभग एक सा जवाब दिया। सीमा से राज उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिकों को भी बुला सकती है एटीएस। सूत्रों के मुताबिक सीमा को दी गई है बेहद कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के राजस्थान के एक केस में वांटेड हैं दोनों आरोपी। मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट का निर्देश, 25 अगस्त को अगली सुनवाई। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी मीटिंग में शामिल होंगे। 20 जुलाई को होगा संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी निकालेगी मार्च। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सरकार का विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, किसान और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नारेबाजी। तो सिर्फ 27 साल की महिला क्या इतनी दिलेर हो सकती है कि अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर जाए? क्या इस दिलेरी के पीछे कड़ी ट्रेनिंग और फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं हो सकती है क्या? यह सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि शक और गहराता जा रहा है, वो भी इतना कि ऐसा लग रहा है जैसे सीमा हैदर जो है वो मानव बम ना हो, कहीं उसके बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग ना मिली हो। क्योंकि आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि इंडोनेशिया में क्या हुआ था। 7 साल के बच्चे ने खुद को उड़ा लिया था और फिर चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आई थी। पाकिस्तान का आईएसआई किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको यहीं पर सीमा और उसके बच्चों की उम्र की जानकारी दूंगी। आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सीमा और उसके बच्चे अब कैसे संशय में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सीमा हैदर 21 साल 6 महीने, यहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 21 साल 6 महीने इसकी उम्र है सीमा हैदर। उसके बाद अब उसके बच्चों की बात करते हैं। फरहान बेटा 5 साल 6 महीने उम्र है और इसी के साथ फरवा बेटी है सीमा हैदर की, 4 साल 7 महीने, इसकी महज 4 साल 7 महीने उम्र है। फिर और छोटी फरिहा बेटी 3 साल 7 महीने की बेटी। ये 3 बच्चों की जानकारी। अब चौथा बच्चा महज 2 साल 6 महीने का, लगभग 2.5 महीने का। फराह जो बेटी है वो महज 2.5 महीने की है, 2.5 साल की, माफ कीजिएगा। तो ये 4 बच्चे, उम्र आप इनकी देख लीजिए। खुद सीमा हैदर जो 21 साल 6 महीने, जो जानकारी, जो डॉक्यूमेंट्स पर उसके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिहाज से, तो यही सवाल खड़े करते हैं कि इतनी कम उम्र में इतने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ इतनी दिलेरी सीमा हैदर के अंदर कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के तमाम जगहों पर जैसे हदें पार करके आत्मघाती अटैक हो रहे हैं, सीमा भी निडर होकर भारत इसलिए तो नहीं आई है? ये सिर्फ एक सवाल भर है, ये कयास है और इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं। क्योंकि अगर शक जासूसी पर हो सकता है तो शक की जो सुई है वो तो फिर कहीं भी जा सकती है। वैसे इश्क में सरहद लांघ कर आई सीमा बीते 3 दिनों से एटीएस की रडार पर है। भारत की तमाम एजेंसियां इस वक्त काफी सतर्क हैं, एक्टिव मोड में हैं। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें सीमा गुलाम हैदर पर अधिकारियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। उससे पूछताछ जरूर हो रही है लेकिन अभी जो अधिकारी हैं वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसीलिए एबीपी न्यूज लेकर आया है पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक की पड़ताल सीमा हैदर को लेकर। कैसे आई सीमा, कहां से आई, किसने उसकी मदद की, किसने उसको पैसे दिए, क्यों, कौन एजेंट था जो वो उसकी मदद कर रहा था, कहां कहां पर रुकी, किसने उसको देखा, सब कुछ इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान तो होंगे ही लेकिन मेरे सहयोगी भी होंगे। पाकिस्तान से पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी जमीर अली, जो हमें जानकारी वहां से देंगे। नेपाल आपको लिए चलेंगे अभिषेक उपाध्याय, वहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां दे रहे हैं। एटीएस दफ्तर में क्योंकि पूछताछ लगातार हो रही है, अजातिका मेरी सहयोगी वहां से हमें अपडेट देंगी। इसके साथ ही मनोज वर्मा सचिन के घर पर ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, वहां भी आपको लिए चलेंगे। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ 2 बहुत खास मेहमान आज हैं जिन्हें इस तरह के केस हैंडल करने में महारत हासिल है। उनसे
भी हम जानेंगे कि अब आगे क्या होना है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर देखिए, सीमा किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आसानी से आ गई, जिसके बाद कई सवाल और भारत आने पर यह बड़ा खुलासा। तीसरे शख्स ने सीमा हैदर की मदद की थी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, गांव की महिला बनकर वो भारत में घुसी है। मेकओवर में पेशेवर की मदद ली गई, यानी कि उसने अपना पूरा मेकओवर किया, उसके बाद वो दाखिल होती है भारत में, और इसके लिए बाकायदा एक प्रोफेशनल की मदद भी ली जाती है, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको ये बता दूं कि सूत्र ये बता रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की नजर से बचने के लिए उसने मेकओवर कराया। नेपाल में पाक हैंडलर से ट्रेनिंग का भी शक गहरा रहा है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो भारत से लेकर और नेपाल तक यह बड़ी पड़ताल एबीपी न्यूज की। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक के पास, जो इस वक्त काठमांडू में मौजूद है और वहां से बहुत चौंकाने वाले खुलासे सुबह से लगातार कर रहे हैं। अभिषेक, अभी क्या अपडेट देंगे वहां से आप? शिरीन, कुछ मैं आपको अहम जानकारी और देता हूं। देखिए, यहां पर हम जितनी बात कर रहे हैं शिरीन, उतना बड़ा खुलासे यहां पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये जो काठमांडू एक तरह का ट्रांजिट पॉइंट है, यहीं पर 7 दिन के लिए सबसे पहले मिले। और ये जो होटल देखिए लिखा है न्यू विनायक रोल्पा। गणेश भाई यहां आ जाइएगा, न्यू विनायक रोल्पा, यही वो होटल है जिसका नाम एफआईआर में मेंशन है, जो कि पूछताछ में बताया है। लेकिन पूछताछ में आधा सच बताया है सीमा हैदर ने। ये नहीं बताया कि यहां पर वो फर्जी नाम से रुकी, ये नहीं बताया कि यहां पर सचिन पहले आ गया और उसने ये कहा कि उसकी पत्नी आने वाली, जबकि शादी नहीं हुई थी। ये नहीं बताया कि शादी यहीं पर की है कमरे में, जबकि वहां पर यह बयान दिया कि शादी मंदिर में की है। कई सारे झूठी जो बातें बेनकाब हो रही हैं। लक्ष्मण भाई आइएगा जरा, ये यहाँ के जो इस ओनर हैं लक्ष्मण जी, आइए यहाँ पर आइए, ये थोड़ा यहाँ आ जाइए, यहाँ जाइए। ये बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। ये लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं, कि एक चीज़ बता रहे हैं मुझे। लक्ष्मण भाई, एक बात मुझे और बताइए, जब गणेश देखिए आपका नाम गणेश है, मैं लक्ष्मण बोल गया। सब जो है भारत में देवी देवताओं के नाम हैं, तो लक्ष्मण निकल गया। खैर, अब मुझे ये बताइए गणेश भाई कि जब वो यहाँ पर आई तो क्या पहनावा क्या था सीमा हैदर का, और किस तरह से आपने परिवर्तन देखा? पहले क्या पहना हुआ था, बाद में क्या पहनने लगी, क्या चेंज देखा आपने? उसने चेंज तो कुछ नहीं था। पहले जब आया था तो उन्होंने जींस पैंट और टी शर्ट पहनी थी। रुक जाइए, आप बता रहे हैं जब पहले आई थी तो जीन्स और टी शर्ट में यहाँ पर थी, जब आपने पहले देखा, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद साड़ी पहनी थी। अच्छा, 2-4 दिन बाद पूरा चेंज हो गया, साड़ी में आ गई। मतलब आपने नोटिस की सारी बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। आई जीन्स पैंट में और 2-3 दिन बाद साड़ी में, यानी कि फिर वो जैसे कि लगे कि इसकी बीबी है सचिन की। हाँ, अब हमको ऐसे लगा था उसकी बीवी है, तो बाद में पता चला जब न्यूज़ देखने के बाद, तब भी तो थोड़ा सा। मुझे एक बात और समझा दीजिए। देखिए, आपके यहाँ तो कितने सारे आते होंगे लोग रुकने के लिए हैं, और आप तो हिंदुस्तानियों को बहुत ही इज्जत से एहतराम से यहाँ रुकवाते हैं, आपने मुझे बताया। इतने सारे लोग आपके यहाँ आते हैं, जब आपने देखा, अब भी आइए, ये आपकी बीबी हैं, इनसे मैंने बात की है। और इसके साथ टिकटॉक बनाया था क्या उसने? हाँ, उसके साथ बनाया था टिकटॉक। ये बच्चा जो है, हाँ, क्या नाम है इस बच्चे का? प्रिंस। तो प्रिंस के साथ में टिकटॉक बनाया उसने। टिकटॉक में क्या बोल क्या रही थी, सुना आपने, ध्यान दिया क्या कह रही थी? ठीक है, कुछ नहीं, बस वो है और बेटा है आपका। ठीक है अभिषेक, आप रहिएगा मेरे साथ, लगातार उन लोगों से बात करेगा, क्योंकि बात करने से ही बहुत चीजें खुलकर सामने आएगी। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। देखिए, सीमा का तीसरा फोन, बहुत सारे राज उससे खुलेंगे। जब तीसरा फोन खुलेगा तो उससे बड़े राज खुलने के आसार हैं। एटीएस की रडार पर सीमा का तीसरा फोन क्योंकि अब बना हुआ है, एटीएस को शक है सीमा के फोन में कई राज हो सकते हैं, कई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोन से डेटा रिकवर करेंगे। मोबाइल के बारे में सही जवाब अभी तक नहीं मिले हैं सीमा की तरफ से। हर मोबाइल पर वो अलग तरह का बयान दे रही है, हर सिम कार्ड पर वो अलग तरह का बयान देती है, तो अभी तक इसे लेकर कुछ भी चीजें साफ नहीं हुई हैं। लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोन से डेटा रिकवर कर लेंगे तो मुमकिन है कि उन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन देखिए, तीसरा दिन है आज, अब एटीएस के रडार पर है सीमा। कई अहम सवालों का सामना उसने किया है, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं है। आपके सामने सवाल रख देती हूं, आईडी कार्ड पिछले साल क्यों बनवाए, यह पूछा गया। फूफी फल कोड वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया,
सीमा को शादी की जल्दी क्यों थी, कम उम्र में शादी क्यों की, इसके साथ ही सीमा ने सिम मोबाइल क्यों तोड़े जो उसने तोड़ा है, मोबाइल का डेटा आखिर क्यों डिलीट किया गया, ये तमाम सवाल उससे पूछे गए। सैन्य अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा करती थी वो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गरीब है तो 4-5 मोबाइल आखिर क्यों रखती थी, कैसे मुमकिन हुआ, 5वीं पास होकर भी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। 8 मई को पासपोर्ट बना, 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा, क्यों छोड़ा। 8 मई का मोबाइल बिल और 8 मई को ही पासपोर्ट जारी हुआ और 2 दिन बाद फिर पाकिस्तान छोड़ भी दिया। ये अहम सवाल जो सीमा से पूछे गए, लेकिन अभी तक इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जवाब वो रटे रटाए दे रही है, ऐसा लग रहा है। मोबाइल फोन कैसे टूटा, देखिए फंसी कहां पर सीमा। जब पूछे गए उससे सवाल, जवाब सही तरह से दे नहीं पाई, जवाब नहीं था उसके पास। मई से पहले डेटा डिलीट क्यों किया गया भाई, इस पर उसने फोन हैंग होने का हवाला दे दिया कि मेरा फोन हैंग हो गया था, इसीलिए मैंने फोन जो है वो तोड़ा। पाकिस्तान में रहते हुए सचिन ने कब पैसे भेजे थे उसे, खामोश रही, इस पर कुछ भी नहीं बोला, शायद जवाब नहीं था इस पर। नेपाल में किसका इंटरनेट इस्तेमाल करके पैसे मंगवाए थे, नाम नहीं बताया सीमा ने। पाकिस्तान से भारत आने तक 12 लाख खर्च किए, कहां खर्च किए, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में नेपाल से भारत की टिकट किससे बुक करवाई थी, इसको लेकर उसने जिस तरह से जवाब दिया। पाकिस्तान में घर किसे बेचा, खरीदार के बारे में उसे नहीं पता, उसने ये कहा। पाकिस्तान का घर सीमा में कितने में सीमा ने बेचा, एग्जैक्ट अमाउंट वो नहीं बता पाई, क्योंकि उसने बोला कि मैंने घर बेचा था। पबजी गेम भारत में कितने लोगों के साथ खेलती थी, कई बार उसने इसे लेकर अपने बयान बदल दिए हैं। और यूनिफॉर्म पहने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मकसद क्या, इस पर उसने कोई जानकारी नहीं दी है, कुछ भी नहीं बोला है। और देखिए एटीएस अभी भी सवाल कर रही है, कही है, पूछताछ जारी है। सीधे रुक करूंगी, अजातिका मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजातिका, आज तीसरा दिन है, कोई अहम जानकारी निकल कर आ रही है क्या? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए आपको बता दें कि सोमवार को एटीएस के इसी दफ्तर में सीमा हैदर को लाया गया था, पूछताछ की गई थी, लंबा दौर चला था पूछताछ का। और इसी के साथ में देखिए यूपी एटीएस की अगर बात करें तो 2 ऑफिसेज हैं और दोनों ऑफिसेज पर एबीपी न्यूज़ ने लगातार सुबह से ही नजर रखी है। लेकिन सुबह से ही सीमा हैदर या फिर कहें सचिन मीणा, उसके पिता या 2 बच्चे, कोई भी लाया नहीं गया है। जाहिर तौर पर एक पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाई जा रही है, अज्ञात जगह पर उन्हें ले जाया गया है और वो तमाम बिंदु जो शंका पैदा कर रहे हैं उन तमाम चीजों पर सवाल किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है अभिषेक जी, वो भी लगातार बता रहे हैं कि उनका हाव भाव वहां पर बदला, वहां पर उनकी रंग रूप बदल गया, मेकओवर हो गया। ये भी बहुत अहम सवाल है और खासतौर पर उस समय बच्चे उनके साथ मौजूद नहीं थे, तो एक ये भी बड़ा सवाल हो सकता है। और इसके दायरे में भी जांच का दायरा पहुंच सकता है, क्वेश्चनिंग इस मामले में भी हो सकती है कि आखिर बच्चे उस वक्त कहां थे जब वो नेपाल आई, क्यों कोई बच्चा साथ नहीं था, क्या बच्चा नेपाल में, बच्चे जो हैं वो नेपाल में आने के बाद किसी ट्रैप के तहत मिले थे उन्हें, क्या वो उनके बच्चे हैं भी या नहीं हैं। इन तमाम सवालों का जो दायरा है वो हो सकता है, लंबी चौड़ी पड़ताल हो सकती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। अजातिका आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन कई अहम सवाल और इसमें जिस तरीके से फल और फूफी ये कोडवर्ड, हमारे साथ यहाँ पूर्व रॉ अधिकारी हैं इनके सूद सर, मैं आप ही से समझना चाहूंगी सर, ये फल और फूफी सर कोडवर्ड क्या मतलब और क्या मायने इसके? देखिए मेरे हिसाब से जो ये कोडवर्ड रखे होंगे ना, इन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई से बचने के लिए रखे। ओके, यहाँ पे बहुत सी बातें हो रही हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि बड़ा पता नहीं एक बहुत बड़ा जाल बुना गया है। मैं एक एक करके अगर आप पूछेंगे सबके जवाब दूंगा। अगर इसको पाकिस्तान से इंडिया आना था, इसको वहाँ नेपाल से इंडिया आना था, तो इसको वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर तो बहुत बड़ा यूनिट है आईएसआई का, वहाँ से सपोर्ट मिल जाती, वहाँ से पैसे मिल जाती, इसको पैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जैसे बात करते हैं कि ये पाकिस्तान से नेपाल आई, डायरेक्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट से आई, बीच में स्टॉप ओवर है, नेपाल से इंडिया के अंदर आना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बसें चलती हैं वहाँ पे। मैं रहा हूँ नेपाल के अंदर, पोरस बॉर्डर है हमारा, किसी भी तरीके आ सकता है, कोई भी आ सकता है, टेररिस्ट भी आते हैं। 2001 का जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ तब भी टेररिस्ट वहाँ से आए थे। और तीसरी बात क्या है कि इसके ऊपर बहुत डाउट किया जा रहा है। सर आप बहुत बड़ा दावा, मतलब आपकी बात अगर गौर से सुनी जाए, बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि टेररिस्ट भी आते हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे होता है सर? फिर वहां पर सीमा सुरक्षा बल भी तो है ना। देखिए 2001 का देखिएगा पार्लियामेंट कैसे हुआ था, बहुत से टेररिस्ट यहाँ से भाग जाते हैं, जितने भी यहाँ पे इलीगल लोग, इसका मतलब चूक होती है सर वहां पर? देखिए चूक की बात नहीं है, पोरस बॉर्डर है, वो बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ आपका बिहार लगता है, यूपी। इसका मतलब तो ये हुआ ऐसी कितनी सीमा और पता नहीं कितने लोग आज देखिए आप मुझे एक बात बताइए, 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से आए, रोहिंग्यास आए, क्या यूके में इलीगल लोग नहीं जाते? क्या यूएस में नहीं जाते?
सब जगह एंटर करते हैं। ठीक है। हमारा कितना बॉर्डर है? हमारा 12 या 13,000 किलोमीटर का ठीक है लैंड बॉर्डर है। सर मैं आपके पास फिर से आती हूँ और हमारे साथ राजन कोचर जी भी हैं। सर आपसे भी मैं सवाल करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर पहले बता दें, सीमा को पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। यूपी पुलिस कानूनी पहलू पर भी विचार कर रही है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस पर बोले हैं, डिपोर्ट करेंगे या फिर नहीं ये एजेंसी देखेगी। प्रशांत कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है, पाकिस्तान भेजने की कानूनी प्रक्रिया पर काम जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। भी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है संदिग्ध? क्या पाकिस्तानी जासूस है? पाकिस्तानी जासूस है, संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। तो सुना आपने स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जिस तरह से जानकारी दे रहे थे। अब एक बार फिर से आपको अपने सहयोगियों के पास लिए चलते हैं और जमीर अली पाकिस्तान से हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। जमीर, देखिए यहां तो पूछताछ हो रही है और जिस तरह से अब आगे कानूनी कार्रवाई पर भी विचार हो रहा है कि क्या डिपोर्ट किया जाएगा या फिर क्या होगा, देखना होगा। वहां से कोई अपडेट, वहां किस तरह की हलचल? देखिए पाकिस्तान में जब पहली बार ये केस खुला था तो बहुत ज़्यादा हलचल थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है। कल मैंने दौरा किया था, अपने एबीपी न्यूज़ के लोगों को दिखाया भी था कि जिस इलाके से ये सीमा बिलोंग करती है वहाँ की सूरत हाल इतनी गंभीर है कि वहाँ मैं अपनी गाड़ी ले जाते हुए भी डर रहा था, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी चलने की भी कोई मुनासिब जगह नहीं थी और उससे आगे आने जाने के हवाले से बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। तो इस तरह की इस एक इलाके से खातून निकली है, वो पहले कराची गई है, फिर कराची से उसने नेपाल तक का सफर किया है, नेपाल के बाद अब हिंदुस्तान में। तो सीमा का कैरेक्टर के हवाले से मैंने कल भी ये कहा था कि सीमा का कैरेक्टर है तो मशकूक, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत नहीं है। मैंने उनके गांव में जब उनके जो करीबी रिश्तेदार थे, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उनके चचा से भी मुलाकात की थी, लेकिन वो इसके हवाले से शर्मिंदगी के बायस कोई बात करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसने अभी हिंदुस्तान आने से पहले ही जब उन्होंने शादी की थी तो उससे पहली शादी भी उन्होंने भागकर की थी। तो वो ये कह रहे थे कि जी हम इस तरह से इससे बात नहीं करना चाहते, बल्कि इनके सीमा के जो वालिद थे वो एक दरख्त था जिसके नीचे बैठ के लोगों के कपड़े सिलाई करते थे, वो टेलर मास्टर थे। तो वो जब सीमा जमीर आप रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। देखिए वहां भले हलचल ना हो, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब मैं राजन कोचर जी आपके पास आती हूँ, ये पूरा मामला आप देख रहे हैं सर, पहला आपका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, विश्लेषण आपका क्या कहता है, ये जासूसी से जुड़ा मामला? देखिए आप आईएसआई को रूल आउट नहीं कर सकते इस स्टेज पे। आईएसआई का एंगल रूल आउट नहीं हो सकता है, बिकॉज जब तक टेक्निकल एविडेंस आपके सामने नहीं आएगा, जी ह्यूमन एविडेंस आपके सामने नहीं आएगा और तार अगर जोड़े जाएंगे और एक बार जब फ़ोन की फॉरेंसिक्स होगी तो ये सारे जो एविडेंस जब एक बार आएंगे उसके बाद ही इंटेलिजेंस एजेंसी डिसाइड कर पाएंगी कि ये एक्चुअली एक एस्पिनाज का केस है, एक ऐसा आईएसआई का एक मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे करके एक स्लीपर सेल के लिए ऐसे एक लेडी को उसको यहाँ पे एक्चुअली भेजा जाएगा। पर इस स्टेज पर हम इसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते, हम खाली स्पेकुलेशन कर सकते हैं। स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सोच सर इस तरह के केसेस पहले भी रहे होंगे, ये किस तरीके से मतलब आगे आपको कुछ लग रहा है क्या कि कुछ मिलता जुलता सा मामला है? देखिए जहां तक आपने बहुत सी चीजें बताई हैं, आम आदमी को तो डाउट लगेगा, लेकिन मैं रॉ में रहा हूँ, इंटेलिजेंस का मेरा एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, मेरा एक्सपीरियंस है आईएसआई को डील करने का। आईएसआई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का उल्टा सीधा केस नहीं बनाएगी। ये लड़की को अगर इंडिया आ गई थी, इंडिया के आने के बाद ये लड़की ने अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट प्रेजेंट किया जी, अगर आईएसआई का हाथ होता उस पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती, सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देती, तो इसके बाद कहती मैं तो अलीगढ़ से आई हूँ, शादी कर लेती। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ठीक है सर, आगे भी आपसे समझेंगे इसे और विस्तार से, लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, एटीएस ने सीमा को सेफ जगह पर रखा है। कल की पूछताछ के बाद घर नहीं लौटी। कल एटीएस की पूछताछ में सीमा रोई भी, जो बताया जा रहा है। कल सीमा सवालों के बीच रोने लग गई। सीमा सचिन से अलग अलग पूछताछ हुई है, अलग अलग बैठा कर उनसे पूछताछ हुई है और आज भी सीमा सचिन के बच्चे एटीएस के पास हैं, उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी, तीसरा दिन है आज, एटीएस की पूछताछ में सीमा रो पड़ी। कल सीमा सवालों के बीच रोने लग गई। जिस तरीके से उसने जवाब दिए, एटीएस संतुष्ट नजर नहीं आ रही और उसके बाद जब वो फंस गई कहीं ना कहीं, तो यहां सीधे वो रोने लग गई।
और देखिए सीमा और सचिन, अभी तक तो एक बड़ा सवाल दोनों बने हुए हैं, लेकिन इनकी प्रेम कहानी क्या है, जरा इससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। 2019 में ऑनलाइन मिले, पबजी गेम खेलते खेलते मिले, नंबर शेयर किए गए, व्हाट्सएप पर दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है, मोबाइल पर फिर बातें होने लग गई। सीमा का पति छोड़कर चला गया और उसके बाद देखिए जिस तरीके से दोनों के बीच जो बातें हैं वो बढ़ती चली गई, मोबाइल पर बात होने लगी और फिर देखिए दुबई काम करने के लिए जो सीमा का पति है वो चला गया था। सीमा के पिता की 2022 में मौत हो गई। पति के ना होने से सीमा अकेली पड़ी। सीमा को सचिन का सहारा मिला, जो बताया गया है अभी तक। सचिन और सीमा में फिर प्यार हुआ और ज्यादा वो परवान किस तरीके से चढ़ा, डायरेक्ट भारत का वीजा नहीं मिला। सीमा ने सचिन को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सीमा खुद हिंदुस्तान आ गई, उसने पाकिस्तान नहीं बुलाया सचिन को। नेपाल के रास्ते वो भारत में घुसी किस तरीके से, ये भी हमने पूरा सफर उसका आपका बताया था। अब मैं वरुण का रुख कर लेती हूं। वरुण मेरे सहयोगी भी इस पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं, जवाबों से एटीएस संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। मनोज, माफ कीजिएगा, मनोज का मैं रुख कर लेती हूं, लेकिन अभी तक कोई नई जानकारी निकल कर आ रही है क्या? बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान सीमा रो भी पड़ी एटीएस के सामने। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं सचिन के घर के पास में मौजूद हूँ। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि तमाम यहाँ पर एक जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया तो यहाँ पर मौजूद है ही, साथ ही साथ आसपास के जो काफ़ी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं सिर्फ सीमा को देखने के लिए कि सीमा कहाँ है। और जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सीमा को अज्ञात जगह पर इसलिए पूछताछ की जा रही है सुरक्षा की वजह से। 2 दिन तक जो पूछताछ चली वो एटीएस के ऑफिस में चली थी, लेकिन जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्योंकि अभी हमें कुछ मालूम नहीं है सीमा के बारे में, कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, उसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। यही वजह है कि आज सीमा से पूछताछ कहां पर हो रही है ये किसी को भी नहीं पता है। किसी अज्ञात जगह पर पूछताछ जो एटीएस की टीम है वो कर रही है। जी ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा। तो लगातार हमारे सभी सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं, पड़ताल एबीपी न्यूज की भी जारी है। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, लेकिन लौटेंगे तो इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो देखिए, सीमा हैदर से लगातार तीसरे दिन एटीएस पूछताछ कर रही है। सीमा को कहीं ऐसी जगह पर रखा गया है जहां के बारे में अभी जानकारी नहीं। हमारी टीम भी लगातार देखिए किस तरीके से ग्राउंड पर बनी हुई है, आप सभी सहयोगियों को देख रहे हैं। पाकिस्तान से समीर अली हमारे साथ है, नेपाल से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एटीएफ दफ्तर से हमारे साथ अजातिका है और साथ ही मेरे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। लेकिन इन सभी का रुख हम करेंगे एक एक करके। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीमा हैदर पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और सीधे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि एटीएस की पूछताछ में जब ये साफ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि ये पाकिस्तान की जासूस है, तो आपकी सरकार का फिर अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये मामला चूँकि गंभीर प्रकृति का है और सेंसिटिव है, तो केंद्रीय एजेंसियां और हमारे स्टेट की एजेंसियां जांच कर रही हैं। अभी ज़्यादा कुछ जानकारी विस्तृत रूप से हम देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये तय है कि हम हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हम किसी भी स्थिति में कानून से खिलवाड़ करने की स्थिति नहीं होने देंगे। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, ये सवाल सबके मन में है कि ये कैसे हो गया कि बिना वीजा के एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई। क्या ये सिस्टम की बड़ी चूक नहीं मानते आप? देखिए, इन्हीं सब बातों की जांच हो रही है और केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां जांच में लगी हैं। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे और कहां से चूक हुई इस बात की जांच होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। ब्रजेश जी, पूछताछ लगातार सीमा हैदर से हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वो सवालों के जवाब दे रही है, कई बार खामोशी साध लेती है, धीरे धीरे शक तो बढ़ रहा है। मगर ये भारत के भविष्य के लिए बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी कई सीमा हैदर भारत में पहले से मौजूद तो नहीं है, और खासकर बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो। देखिए, हम सतर्कता बरत रहे हैं और लगातार निगरानी करते हैं। सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि गैर सामाजिक, गैर कानूनी कार्य करने वालों पर कड़ी नज़र रखें और इस प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं उनको हम रोकने में सक्षम हैं। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश पाठक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख दें। देखिए, सीमा के भाई की तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना में है सीमा का भाई। ये सीमा के भाई आसिफ की तस्वीर
को लेकर दावा सामने आ रहा है। आसिफ पाकिस्तान के कराची में पोस्टेड है, तस्वीर आपके सामने। दावा किया जा रहा है कि यह सीमा हैदर का भाई है और पाकिस्तान के कराची में पोस्टेड है। सीमा ने बताया था कि वो सेना की तैयारी कर रहा है। इस पर बात करते हैं, जमीर अली मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। जमीर, इस तस्वीर के दावे की सच्चाई क्या है? कुछ जानकारी इसे लेकर साफ हो पाई है? देखिए, सीमा हैदर का जो परिवार है उसकी मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे कोई अप्रोच होगी, क्योंकि सीमा हैदर का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही गरीब है। दूसरी बात ये है कि आर्मी से मुतल्लिक इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पे तो मूव कर रही है, लेकिन सीमा के हवाले से जो मैंने अब तक तहकीकात की है, कराची से लेके उसके गांव तक और उसके बाद फिर उसके ससुराल तक, तो सीमा के किसी भी रिश्तेदार का आर्मी में होने के हवाले से कोई हमें खबर नहीं मिली, क्योंकि सीमा हैदर के वालिद, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वो दर्जी का काम करते थे। फिर जब सीमा ने 72 शादी कर ली थी पहली वाली, तो उसके बाद वो कराची आकर रक्षा चलाने लगे थे। तो सीमा हैदर का सारा ये तो कहानियां हैं, इन कहानियों की सच्चाई क्या है वो जानने की जमीर आप कोशिश कीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, लगातार आप काठमांडू में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कई झूठ सामने आ रहे हैं, कोई और जानकारी वहां से? देखिए, एक और अहम जानकारी हमको मिली है शिरीन, और जितनी बात कर रहे हैं उतने ही नए खुलासे हो रहे हैं। मुझे एक और अहम बात यहाँ पता चली है कि यहाँ पर ये क्लब जाने वाला चक्कर था। अब क्लब जाने में कहीं कोई क्लब जाना जो भी आता है काठमांडू वो क्लब जाता है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के संवाददाता बता रहे थे कि बहुत ही लो इनकम बैकग्राउंड है। क्लब यहाँ बहुत महंगे हैं शिरीन, आप जानती हैं काठमांडू का हाल। तो जिस तरह से यहाँ खर्चा किया जा रहा था, क्लब में जाना हो रहा था और बाई एयर आना और उसके बाद यहाँ पर रहना, 7 दिन होटल में रहना, क्लब जाना, फिर चले जाना, नेक्स्ट टाइम फिर जो है शारजाह का रूट लेना, दुबई होते हुए आना और यहाँ से पोखरा होते हुए जाना, ये सारी चीजें बता रही है कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क भी साथ में चल रहा था, ऐसा लग रहा है शिरीन। जाहिर है, और आखिर ये फाइनेंशियल नेटवर्क क्या है, इसे भी खंगालने की कोशिश अब की जाएगी एटीएस की तरफ से। मैं मानू का रुख करती हूँ कुछ सर आपसे ही सवाल, आपको क्या लग रहा है आगे क्या होगा इस मामले में? 3 दिन से पूछताछ हो रही है। देखिए, जो एक प्रोसेस होता है इंटेलिजेंस का, उसमें फोरेंसिक जो भी खबर आती है या कोई इन्वेस्टिगेशन रिवील करता है, तो उसमें कुछ दिन का वक्त लग जाता है। तो हमको इतना जल्दी इसका जो रिजल्ट्स जो हमको सामने आएंगे हमको एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, बिकॉज इंटेलिजेंस एजेंसी और जितने भी हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो उनका एक प्रोसेस होता है ये इन्फॉर्मेशन निकालने का, तो वो कोलैबोरेशन भी उसमें एक शामिल रहता है कि अगर कोई फ़ोन रिकॉर्ड्स अगर सामने आए हैं तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होती है कि इसको कहाँ से इसको फ़ोन्स आए हैं, क्या ये इसको जेन्युइन थे या कोई ऐसे हैंडलर्स था जो इनको पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। तमाम चीजें मिलेंगी, कनेक्ट होंगी तो उसके बाद चीजें साफ होंगी। सूद सर, क्या ये सुसाइड बॉम्ब वाला भी एंगल आपको, बॉम्बर वाला भी नजर आ रहा है क्या, जो इंडोनेशिया में हमने देखा? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। बहुत कुछ होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब अननेसेसरी लड़की आ गई, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये लड़की अगर अपना पासपोर्ट पाकिस्तान का डिस्ट्रॉय कर देती और बगैर उसके डॉक्यूमेंट के आई थी, यहाँ तो डॉक्यूमेंट सब बन जाते, तो कोई बात नहीं थी। इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि ये मुसलमान से हिंदू बन गई और इसीलिए पाकिस्तान के आईएसआई से डिस्टर्ब्ड है और इसीलिए इंडिया के अंदर जो देवबंद है वो डिस्टर्ब्ड है। अगर इंडिया के अंदर 1 करोड़ मुसलमान आ गए, सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन 4 मोबाइल उसके पास होना, सिम कार्ड तोड़ देना, मोबाइल डिस्ट्रॉय कर देना, एक जनरल आदमी कहेगा जी बहुत कुछ है। अगर आईएसआई भेजती तो ये कुछ भेजती ना। देखिए, आईएसआई के ऑपरेशन ऐसे नहीं होते कि आपके एक यहाँ टुकड़ा फेंका एक वहां टुकड़ा फेंका, परफेक्ट ऑपरेशन होता है, चाहे रॉ का हो चाहे आईबी का हो, आईएसआई को। और ये जिस तरीके से एक आप समझिए कि टूटा फूटा ऑपरेशन है, ऐसा ऑपरेशन आप उस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी, सीमा हैदर को लेकर ग्रेटर नोएडा में हंगामा हुआ है। हिंदू संगठन का घर के बाहर शोर शराबा, सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की जा रही है। महिलाओं ने हाथ में पोस्टर लेकर हंगामा किया है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीमा को लेकर ग्रेटर नोएडा में हंगामा। मनोज वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, हिंदू संगठनों ने हंगामा किया है, क्या डिटेल्स वहां से? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुँची थी जिनका ये कहना था कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, लेकिन आसपास के जब यहाँ के इलाके के लोग इकट्ठा हुए उसके बाद वो महिला यहाँ से चली गई। जमावड़ा अभी भी भीड़ देख सकते हैं आप, भीड़ यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। सीमा इस वक्त कहाँ पर है, सचिन कहाँ पर है, ये किसी को नहीं पता है। उसके बावजूद लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। एटीएस की जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है और आपको
सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि अभी तक सूत्रों के मुताबिक कि अभी तक उसके जासूस होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन सीमा जो भी बातें बता रही है उसको पुलिस सही मानकर नहीं चल रही है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन खबर पर नजर जरूर रखिएगा। साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन इस खबर पर नजर और हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।